हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मुख्यतः तीन प्रकार की केमिकल्स रिएक्शन की स्टडी की थी। नंबर एक, रिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर दूसरा, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और जो नंबर तीसरी रिएक्शन थी वह थी एडिशनल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं नंबर 4 केमिकल रिएक्शन, जिसे कि हम अपघटन या डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन या अपघटन केमिकल रिएक्शन के समान ही एक रिएक्शन और होती है जिसे हम वियोजन या डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों केमिकल रिएक्शन लगभग समान होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। हमें इनमें जो सिमिलरिटीज़ और जो डिससिमिलरिटीज़, समानताएं और असमानताएं होती हैं, उनकी भी स्टडी यहीं पर एक साथ करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज अपघटन अभिक्रियाएं या डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। अपघटन या डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन आता है कि अपघटन अभिक्रियाएं या डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन के लिए हम एक सिंपल वे में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना कोई यौगिक है AB, और ये यौगिक जब किसी बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में, यहां पर हम लिखते हैं बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ताप, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन मुख्य बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट या सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तब इसे में अपघटित हो जाता है, तब इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसे हम निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं: वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ताप, प्रकाश या विद्युत की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में या सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम सिंपल वर्ड में इस प्रकार से लिख सकते हैं: यौगिक का बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर, यौगिक का बाह्य कारक की उपस्थिति में अवयवी कणों या तत्वों या
सरल यौगिकों या सरल अणुओं, यौगिक के ही अणु होते हैं, या सरल अणुओं यौगिकों में अपघटित होने को अपघटन कहते हैं। अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन आता है, अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है? रिवर्सेबल रिएक्शन है या इररिवर्सेबल रिएक्शन है? तो इसका आंसर है अपघटन एक अपघटन या डिकम्पोजिशन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इररिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन है। अर्थात अपघटन की क्रिया में कोई भी यौगिक जो सरल अणु बनाता है, वो सरल अणु पुनः मिलकर उस यौगिक का निर्माण या फॉर्मेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रिएक्शन है CaCO3 एक यौगिक है, जब इसे हम गर्म करते हैं, एक हीट का सिंबल होता है, तब यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए क्लियर है कि अपघटन या डिकम्पोजिशन एक इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, जो कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन या अग्र अभिक्रिया में ही होती है, या फॉरवर्ड रिएक्शन में ही समाप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उसी आधार पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफरेंट टाइप्स में या विभिन्न प्रकार में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर लिए हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर है टेम्परेचर, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। तो क्लियर है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 ताप अपघटन, जो ताप के द्वारा होता है। नंबर 2 प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस, जो कि प्रकाश के द्वारा होता है। और नंबर 3 होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन, ये दोनों टर्म्स काफी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको जो डिफरेंस आएगा, हम इस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाह्य कारकों के आधार पर, एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं।
ये तीनों प्रकार की डिफाइन सरल है। नंबर 1 ताप अपघटन, या थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको शॉर्ट में लिख दिया ताप अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 प्रकाश अपघटन या फोटो डिकम्पोजिशन। और नंबर 3 विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ताप अपघटन वह अपघटन जो ताप के द्वारा होता है, अर्थात इसको हम सिंपल वे में इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जब कोई यौगिक यहां पर लिख दिया है ए के द्वारा अवयवी तत्वों या सरल अणुओं में वियोजित होता है। वियोजित होता है तब इसे बी कहते हैं। बी खाली स्थान में आएगा। ये डेफिनेशन तीनों प्रकार के अपघटन की डेफिनेशन है। यदि हम एक सिंपल सी एक टेबल बना लें, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 यहाँ पर ताप अपघटन है, नंबर 2 प्रकाश अपघटन, नंबर 3 विद्युत अपघटन है। तब इसमें ए के स्थान पर लिखना है ताप और बी के स्थान पर लिखना है ताप अपघटन। तब यह ताप अपघटन की परिभाषा हो जाती है। नंबर 2 जो कि प्रकाश अपघटन है, इसमें हम ए के स्थान पर अर्थात यहां पर यदि हम लिख देते हैं प्रकाश और बी यहां पर हम लिख देते हैं प्रकाश के साथ प्रकाश अपघटन, तब प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस की परिभाषा हो जाती है। तीसरी होती है विद्युत अपघटन। ए की जगह पर लिखेंगे विद्युत और बी की जगह पर लिख देंगे विद्युत अपघटन। तो ये तीनों की डिफाइन हम आसानी से इस सिंपल डेफिनेशन के द्वारा दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। ए यहाँ पर आप यदि जो ए के साथ लिखेंगे वही लिखना है। यहाँ पर लिख दिया ताप, बी पर लिख देंगे ताप के साथ ताप अपघटन, तब ये पहली परिभाषा हो जाती है। अब हमें इसका
जो एग्जाम्पल होता है या इनके जो एग्जाम्पल होते हैं उनकी स्टडी करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। ए अपघटन है तो क्लियर है। ये तीनों रिएक्शन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन का मतलब यहां पर ताप अपघटन। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए गर्म करते हैं, इस प्रकार से ये हीट का सिंबल है, तब CaO प्लस CO2 बनता है। कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, आप जब भी इसको गर्म करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यदि CaCO3 की जगह हम ZnCO3 या जिंक कार्बोनेट लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तब जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 निकलती है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन ताप अपघटन के एग्जाम्पल में आती हैं। ये ताप अपघटन के एग्जाम्पल थे। इसके बाद प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का जो एग्जाम्पल होता है ये आपने कई जगह देखा है, जैसे जो पहले रील्स आती थी फोटो खींचने के लिए जिनमें नेगेटिव बनते थे, वहां पर प्रकाश अपघटन कार्य करता है और वहां पर हमें पहले एक डार्क रूम की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार जो फोटोक्रोमिक लेंस होते थे उनमें भी फोटोलिसिस होता था, प्रकाश अपघटन होता था। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड ट्वाइस AgCl या AgBr, कुछ भी ले लेते हैं और इसको हम लाइट की उपस्थिति में लाते हैं, तब यह इस प्रकार से वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ट्वाइस Ag प्लस Cl2, इस प्रकार से यह वियोजित हो जाता है और ट्वाइस Ag एक डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमें जो पहले फोटोग्राफी होती थी उसके नेगेटिव में ये क्लियर दिखाई देती थी। तो ये प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल था। इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है विद्युत अपघटन। अब हम विद्युत अपघटन का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल आपकी और दो ये तीनों डेफिनेशन आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा एग्जाम्पल विद्युत अपघटन का है। इसके बाद जो वियोजन रिएक्शन होती है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अपघटन और वियोजन इसमें क्या अंतर होता है। जो तीसरी रिएक्शन थी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में हम कुछ जो पदार्थ लेते हैं वो पदार्थ मुख्यतः विद्युत अपघट्य होते हैं। आयन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य नहीं करते हैं। जैसे एक यौगिक है KCl। KCl जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या तो ये इसका विलयन होना चाहिए या इसकी मोल्टन स्टेट होना चाहिए, पिघली हुई अवस्था जिसे कि मोल्टन स्टेट कहते हैं, होनी चाहिए। जब KCl के विलयन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब यह K प्लस प्लस Cl माइनस में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। ये विद्युत अपघटन है और इसमें जो आयन बनते हैं K प्लस और KCl माइनस। K प्लस ये धनायन है, कैटायन है,
Cl माइनस ऋणावेशित आयन है, इसको एनायन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन्स एनायंस होते हैं। कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। तो जो K प्लस होता है कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर रिएक्शन निम्न प्रकार से होती है। K प्लस, इस पर K प्लस है, प्लस का मतलब होता है इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कमी है अर्थात जो पोटेशियम का एटम है और अभी ये K प्लस में कन्वर्ट हुआ है, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब यह K प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि कोई मेटल अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तब उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। तब K प्लस ये कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और K और पोटेशियम में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये कहलाता है रिडक्शन या अपचयन। इसको आप थोड़ा यहां पर ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, अपचयन। और इसी प्रकार एनोड पर क्या होता है? एनोड पर एनायन जाते हैं और जब एनोड पर एनायन जाते हैं तब एक Cl पर एक ऋणावेशित है, एक ऋणायन उपस्थित है, तब 2Cl पर 2Cl माइनस। माइनस का मतलब होता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो 2Cl माइनस आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। तो यहां पर कर दें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको यहां पर बैलेंस कर दें, ट्वाइस K प्लस ट्वाइस E माइनस ट्वाइस K, इस पर पोटेशियम बनेगा और इस पर Cl2 गैस निकल जाती है। तो एनोड पर रिएक्शन हुआ है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन। अब आप यहां पर देखें कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। ये रिएक्शन अपघटन की है क्योंकि ये रिएक्शन एक इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो उसका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट KCl है और इससे कैथोड पर पोटेशियम बन रहा है और एनोड पर Cl2 बन रहा है। ये रिएक्शन यहाँ पर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, उसमें अपघटन है। इसमें जो आयनन होता है जिसमें कि KCl अपने आयनों में वियोजित होता है, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि K प्लस और Cl माइनस आयन मिलकर KCl का फॉर्मेशन कर देते हैं और हम इस पूरी रिएक्शन के लिए उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन समझ लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है इसकी स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, तो अब हम उनकी स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब वियोजन। अभी आपने अपघटन पढ़ा था। अपघटन रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, लेकिन जो वियोजन रिएक्शन होती है, ये वियोजन रिएक्शन उत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका यही लिख लें कि वियोजन अभिक्रियाएं या डिसोसिएशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, अर्थात इनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बनते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भांति इनमें भी एक एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस होती है, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और जैसे ही इसे हम अलग कर देते हैं पुनः यौगिक का निर्माण हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बाह्य कारक भी कौन कौन से हो सकते हैं? ताप भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है और विद्युत भी हो सकता है। तो यहां पर हम तापीय वियोजन की स्टडी करेंगे। तापीय वियोजन क्लियर है? इसकी रिएक्शन की डिफाइन आप आसानी से लिख ही लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। डिसोसिएशन में आयन बनते हैं और अपघटन में परमाणु या सरल यौगिक बनते हैं। ये इसका एक मेन डिफरेंट होता है। आयनों में टूट जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तापीय वियोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड का तापीय वियोजन, इससे H2 और I2 का फॉर्मेशन होता है लगभग 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये रिएक्शन कौन सी थी? वियोजन अभिक्रिया। सामान्यतः जो विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन में जो पहला स्टेप होता है उसमें विद्युत अपघट अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, जिसे हम विद्युत अपघटनी वियोजन या आयनन कहते हैं। आयनन में आयन पहले से होते हैं और किसी भी विलायक की उपस्थिति में ये आयन सिर्फ सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मुख्यतः इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड में KCl, K+Cl-, NaCl, इसका वियोजन होगा Na+Cl-। तो ये यहाँ पर भी ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि वियोजन और अपघटन के बाद क्या और कोई केमिकल रिएक्शन है? तो इसका आंसर है अभी बहुत सी केमिकल रिएक्शन है हमें जिनकी स्टडी करनी है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अगली रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रिकेट। जब हम क्रिकेट खेलते हैं और कोई एक खिलाड़ी, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट फील्ड है, एक खिलाड़ी यदि इंजर्ड हो जाता है तब हम इसको आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह पर एक नया प्लेयर अंदर कर लेते हैं, जिसे कि हम सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर कहते हैं। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे है? अब इसको समझ लें कि जो टोटल इसमें प्लेयर होते हैं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि हम 11 प्लेयर के लिए कंपाउंड मान लें,
11 प्लेयर कंपाउंड है और जो नया खिलाड़ी है वह एलिमेंट है। एनपी न्यूक्लियर एलिमेंट है। तो जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को हटाकर, एक प्लेयर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसकी पोजीशन ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्वयं स्थान लेता है तब इसे क्या कहते हैं? ले लेता है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। इसे हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी की जगह हम सिर्फ लिख देते हैं पहले ए, जो कि एक तत्व है, प्लस बी सी, दो तत्व है इसमें, ये एक कंपाउंड है या यौगिक है, ए एलिमेंट था। तब ए एक तत्व को हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ए ने किसको हटा दिया? बी को हटा दिया, नया कंपाउंड बन गया AC प्लस बी, और ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी इसमें क्वेश्चन आता है कि इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। जब कोई खिलाड़ी खेल में किसी दूसरे खिलाड़ी को हटाकर स्वयं इसका स्थान ले लेता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। जब कोई तत्व किसी यौगिक में से जब कोई तत्व किसी यौगिक में से एक तत्व, ये तत्व कम क्रियाशील होता है और जो हटाता है ये अधिक क्रियाशील होता है। एक तत्व को हटाकर या अलग कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्थान ले लेता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा तत्व किस तत्व को हटाएगा और कब ये तत्व इस तत्व को, यौगिक के किसी तत्व को नहीं हटा पाएगा। इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देंगे अभी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से यौगिक देते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक? तो इसका आंसर है कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। मुख्यतः जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी स्टडी आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में जाके कर लें तो आपके यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल,
इसके एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है, जो निम्न है। Fe बा Zn के द्वारा CuSO4 से Cu का विस्थापन। यदि आपने ये वाला सेंटेंस लिख लिया और याद कर लिया, तब आपके दो केमिकल रिएक्शन तैयार हो जाती हैं। Fe प्लस CuSO4 gives you FeSO4 प्लस Cu। इसी प्रकार Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन उसी फार्मूला के अनुसार ही है। A प्लस AB A इक्वल टू Cu, B इक्वल टू, इसको BC लिख दें, gives you AC प्लस B। यदि हम रिएक्शन इस प्रकार से लिखें Cu प्लस FeSO4, तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर रहेगा नो रिएक्शन, इस क्रिया नहीं होती है। यदि आप इसको इस प्रकार से लिख देते हैं CuSO4 प्लस Fe, तब ये गलत हो जाती है। क्वेश्चन आता है ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हमें मिलता है धातुओं की सक्रियता सारणी से या धातुओं की एक्टिविटी सीरीज से। और यदि इसको हम बोले तो इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं। इसमें जो मेटल ऊपर होती है नीचे वाली मेटल को विस्थापित कर देती है, क्योंकि जो धातु, ऐसा क्यों होता है? तो ये इसका आंसर है, जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है, सक्रियता श्रेणी ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है, टॉप पोजीशन पर होती है, अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। लेकिन जो धातु नीचे होती है वह अपने से ऊपर वाली धातु के लिए विस्थापित नहीं कर पाती है। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास 8 में है, तब वो क्लास 5th के बच्चे के लिए ऑर्डर दे सकता है, लेकिन 5th वाला बच्चा क्लास 8 के बच्चे के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, 8 वाला बच्चा ऊपर रहेगा। तो जो धातु ऊपर होती है अपने से नीचे वाली धातु को इसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, इसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है। ये एग्जाम्पल अकार्बनिक रसायन में से था। अब हमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेना है कि कार्बनिक रिएक्शन भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं।
तो इसका आंसर है हाँ। तो अब हम प्रतिस्थापन रिएक्शन जो कि कार्बनिक यौगिकों में होती है उसका मात्र एक एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल भी काफी सरल रहेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उसकी स्टडी जरूर कर लें, उसको समझ लें। इसका रीजन था ये रिएक्शन क्यों होती है, ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, तो ये आपको लिख देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन थी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कार्बनिक यौगिकों में तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है CH4 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें HMU की उपस्थिति में फोटोन में, तब CH4 का एक HCl से विस्थापित हो जाता है और ये बचता है CH3Cl प्लस HCl। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे स्टेप में CH3Cl प्लस Cl2 ये फिर से रिएक्शन करता है, एक H बाहर हो जाता है, यहाँ पर 3 थे, अब यहाँ पर बचते हैं 2H, एक Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक Cl था, यहाँ पर 2 Cl हो जाएंगे प्लस HCl। इसी प्रकार थर्ड स्टेप CH2 Cl2 प्लस Cl2, एक H बाहर, CH Cl3 प्लस HCl, एक CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहलाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और चौथे स्टेप में CHCl3 पुनः Cl2 से रिएक्ट करता है, CCl4 प्लस HCl बना देता है जो कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। यहाँ पर H लगातार कम हो रहे हैं, यहाँ पर 3, 2, 1, 0 और Cl 1, 2, 3, 4 तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली प्रतिस्थापन रिएक्शन थी। और अगले वीडियो में हम डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इत्यादि में से कुछ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स यह आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। थैंक यू।